नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि रशिया और यूएस के बीच में जो एक न्यूक्लियर ट्रीटी था उसको उन्होंने लीव कर दी। तो इनके एग्जिट करने के पीछे का कारण क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि इनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर क्या हो सकता है। सो व्हाट इज द मिसाइल ट्रीटी रशिया हैज वर्कड आउट ऑफ, ये मिसाइल ट्रीटी क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इनका क्या थ्रीट है। रशिया वर्क्स आउट ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी विद यूएस, साइड्स एक्शन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या न्यूज है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव में एक नाटकीय वृद्धि के तहत रूस ने औपचारिक रूप से ये घोषणा करी है कि वह अब मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से एग्जिट कर गया है, यानी कि उन्होंने इनको छोड़ दिया है। ही इज नो लॉन्गर ऑनरिंग द सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट्स अंडर द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। और ये सिग्नल कर रहा है एक रिन्यूड पुश टू डिप्लॉय शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स को, यानी कि इससे छोटी और मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की तैनाती के लिए नए सिरे से प्रयास का संकेत हमें मिल रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा मंगलवार को यह पुष्टि करी गई है कि यह घटना बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच घटित हुई है, जो प्रतिबंधों, परमाणु क्षमता संबंधी रुख और वैश्विक तेल व्यापार पर तीव्र गतिरोध से प्रेरित है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग इनको डिटेल में समझेंगे। इसका क्या अर्थ है इसको हम लोग समझेंगे, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं पूरी दुनिया के ऊपर इसको हम लोग समझेंगे, एंड व्हाई द वर्ल्ड इज वाचिंग क्लोजली इसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इनको शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, व्हाई हैज रशिया अबेंडन्ड द आईएनएफ ट्रीटी। रूस ने आईएनएफ संधि को क्यों त्याग दिया है। तो रूस का यह फैसला दोनों पक्षों की ओर से परमाणु बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों में तेज वृद्धि के बाद आया है। एक बड़े बयान में यह कहा गया है कि इन स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट मॉस्को ने यह कहा कि इट नो लॉन्गर कंसीडर्स इटसेल्फ बाउंड बाय इट्स प्रीवियसली एडॉप्टेड सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस अंडर द आईएनएफ ट्रीटी। मॉस्को यानी कि रूस ने यह कहा है कि अब खुद को आईएनएफ संधि के तहत पहले से अपनाए गए आत्म प्रतिबंधों से बाध्य वो नहीं मानता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि रशिया ने आईएनएफ ट्रीटी को खत्म कर दिया है। The Kremlin cited the United States on actions, particularly the deployment of intermediate range missiles in Europe and Asia as justification। कहने का मतलब यह है कि क्रेमलिन ने अपने इस कदम के औचित्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी कार्यवाही विशेष रूप से यूरोप और एशिया में मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती का हवाला दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने हाल के राजनीतिक तनावों और वाशिंगटन के सैन्य खतरों की ओर भी इशारा किया है, जिसमें अज्ञात स्थानों पर अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती भी शामिल है। मॉस्को का दावा है कि ये कदम पारस्परिक संयम की उस भावना को कमजोर करते हैं जो कभी एक ऐतिहासिक संधि की परिभाषा थी, यानी कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर आल्सो पॉइंटेड टू रिसेंट पॉलिटिकल टेंशंस एंड मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम वाशिंगटन, इंक्लूडिंग द स्टेशनिंग ऑफ अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स इन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस। दरअसल हम लोग अभी कुछ दिन पहले ये देख रहे थे कि ट्रंप ने यह आदेश दिया था कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रशिया के आसपास उन्होंने तैनात करी है। और इस मूव से यानी कि रशिया ने ये क्लेम किया है कि इस तरह के मूव से इट हैज अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्ट्रेंट दैट वंस डिफाइंड द लैंडमार्क ट्रीटी। जो इस ट्रीटी को ऑनर करने के लिए पहले हुआ करता था कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे का सम्मान करते थे, इस ट्रीटी का सम्मान करते थे। बट इस तरह के मूव से, यूएस के इस तरह के मूव से रशिया को ये स्टेप लेना पड़ा और उसे आईएनएफ ट्रीटी से बाहर होना पड़ा। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि विच कंट्री इज थ्रेटेंड बाय दिस, इससे किस देश को कितना ज़्यादा खतरा है। दरअसल रूस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में की गई मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से बाहर निकलने की जिन देशों को सबसे अधिक खतरा है उनमें से यूरोप के नाटो सदस्य देश और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल हैं। यानी कि इसमें जो नाटो मेंबर्स हैं, ये सभी नाटो मेंबर्स के ऊपर खतरा हो सकता है यूरोप के, और जो एशिया पैसिफिक रीजन्स में जो यूएस के एलीट कंट्री हैं, यूएस के जो ज़्यादा करीब हैं, उन कंट्रीज के ऊपर ये खतरा हो सकता है। रशिया's withdrawal and its intention to deploy such missiles raise the threat levels for European countries that lie in missile range, including NATO allies bordering Russia।
रूस की वापसी और ऐसी मिसाइलों को पुनः तैनात करने की उसकी मंशा से मिसाइल की सीमा में आने वाले यूरोपीय देशों के लिए खतरे का स्तर बढ़ गया है, जिससे रूस की सीमा से लगे नाटो सहयोगी देश भी शामिल हैं। इसके अलावा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका द्वारा फिलीपींस और जर्मनी जैसे स्थानों पर मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात करने की योजना की खबरों के कारण जोखिम बढ़ गया है, जिसे रूस शत्रुतापूर्ण कदम मानता है। मॉस्को ने मिसाइल तैनाती पर अपने स्व लगाए गए यानी कि उन्होंने जो सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम ऑन मिसाइल डिप्लॉयमेंट आर्ग्यूइंग दैट सच एक्शंस थ्रेटन रशियन नेशनल सिक्योरिटी। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस संधि से जो है बाहर निकलने का फैसला किया और संधि से बाहर निकलने की वजह से ये सब कुछ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर कुछ खतरा हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द आईएनएफ ट्रीटी एंड व्हाई डज इट मैटर। ये आईएनएफ ट्रीटी क्या है और ये इतना मैटर क्यों कर रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच 1987 में एक ट्रीटी साइन किया गया था और इस ट्रीटी के माध्यम से मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति यानी कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जो है इनको साइन किया गया था और इनके साइन होने से मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि शीत युद्ध के दौरान हथियार नियंत्रण की आधारशिला बनी थी और इसने 500 से लेकर के 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइलों के एक पूरे वर्ग को समाप्त कर दिया था, जिसमें यूरोप में तेजी से बढ़ते परमाणु संघर्ष का खतरा काफी कम हो गया था। हालांकि ये संधि तब टूटने लगी जब 2019 में अमेरिका ने कथित रूसी उल्लंघनों का हवाला देते हुए संधि से हाथ खींच लिया, यानी कि संधि से बाहर वो निकल गए। उस समय मॉस्को ने जवाब में यह वादा किया था कि जब तक अमेरिका पहले ऐसा नहीं करता तब तक वह ऐसी मिसाइलें तैनात नहीं करेगा। एक ऐसा वादा जिससे उसने 2025 में आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। तो हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि रशिया के द्वारा जो ये मूव लिया गया है, इस मूव के वजह से जो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो राइज होता हुआ हमें दिख रहा है। अब अगला प्रश्न है ये है कि व्हाट ट्रिगर्ड दिस लेटेस्ट फॉल आउट बिटवीन यूएस एंड रशिया। अमेरिका और रूस के बीच इस नवीनतम विवाद का कारण क्या था, यानी कि इसके कारण को अगर हम लोग देखें तो पिछले हफ्ते तनाव चरम पर पहुंच गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर एक नए व्यापार प्रतिबंधों की घोषणा करी। इसमें भारत और चीन समेत उन देशों को दंडित करने की धमकी भी शामिल थी जो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यूक्रेन में युद्ध विराम सहमति जताने के लिए 8 अगस्त की समय सीमा तय की है और चेतावनी दी है कि अगर क्रेमलिन ऐसा नहीं करता है तो इसके व्यापारिक परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को युद्ध की तैयारी के लिए तैनात कर दिया गया है और इसके जवाब में रशियन ऑफिशियल्स ने यह वार्न किया है कि यानी कि रूसी अधिकारियों ने परमाणु खतरे को बढ़ने के खतरों की चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सभी पक्षों से परमाणु संबंधी बयानबाजी में बहुत सावधान रहने का आग्रह किया है। अब अगला सवाल यह है कि इससे इंडिया कैसे अफेक्ट होगा। हाउ इज इंडिया अफेक्टेड बाय यूएस थ्रेट। अमेरिकी धमकियों से भारत कैसे प्रभावित होता है। इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो रूस से कच्चे तेल के निरंतर आयात को लेकर भारत खुद को वाशिंगटन के निशाने पर पा रहा है, यानी कि यूएस जो है भारत को टारगेट कर रहा है और पिछले कई महीनों से जब से ये ट्रंप आया है तब से भारत को ये टारगेट करते रहा है। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 25% का टैक्स लगाने की घोषणा करी है और रूस के साथ नई दिल्ली के रक्षा और ऊर्जा संबंधों पर और अधिक दंड लगाने का भी उन्होंने संकेत दिया है। नई दिल्ली यानी कि भारत की तरफ से भी पलटवार करते हुए उन उपायों को अनुचित यानी कि अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल उन्होंने बताया है। एक बड़े बयान में भी भारत के विदेश मंत्रालय ने देश की आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की उन्होंने भी बातें कही है, यानी कि ऑल नेसेसरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो इस तरह का जवाब दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था के प्रति भारत के समर्थन को रेखांकित उन्होंने करते हुए कहा कि जिस पर कुछ शक्तियों का प्रभुत्व न हो। उन्होंने पश्चिमी देशों के पाखंड की ओर भी ध्यान लगाने की बात कही है। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar addressing a public event underlined India's support for a fair global order, one not dominated by a few powers. He also noted the hypocrisy of the West,
pointing out that US and European Union continue to import certain commodities from Russia, even as they criticize others for doing the same. अब अगला जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि हु आर द बिगेस्ट बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर कौन है। अगर हम लोग सिंस द यूरोपियन यूनियन बैंड मोस्ट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स इन जनवरी 2023, ट्रेड रूट्स हैव ड्रामेटिकली शिफ्टेड ईस्टवर्ड। तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चाइना, इंडिया और टर्की हैव emerged as the top buyers of Russian एनर्जी एक्सपोर्ट्स। चाइना जो है इस लिस्ट को लीड कर रहा है विद $219.5 बिलियन ऑफ रशियन ऑयल, गैस एंड कोल। दूसरे स्थान पर भारत है जो कि 133.4 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर अगर हम लोग देखें तो तीसरे स्थान पर टर्की आता है जो कि 90.3 बिलियन डॉलर के साथ हैं। इंडिया से इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया रोज फ्रॉम 1%। अब देखो क्या है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ उससे पहले इंडिया रशिया से मात्र 1% ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन ये युद्ध शुरू होने के बाद 35 से 40% तक ये हमारा टोटल ऑयल इंपोर्ट पहुंच चुका है। यानी कि हम लोग रशिया से टोटल 35 से 40% लगभग तेल खरीदते हैं। और इस बदलाव को पश्चिमी शक्तियों ने युद्ध के शुरुआती दौर में वैश्विक आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों को स्थिर रखने के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित भी उन्होंने किया था। यानी कि द शिफ्ट वाज पार्टली एनकरेज्ड बाय वेस्टर्न पावर्स। वेस्टर्न पावर्स के द्वारा इनको एनकरेज किया गया था कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट के दौरान अगर भारत उनसे तेल खरीदता है तो ये ग्लोबल सप्लाई को मेंटेन करेगा और प्राइसेस को भी ये स्टेबलाइज करेगा। और जो रुख उस समय अपनाया गया था उस रुख से अभी ये स्टांस चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न है हमारा, इज अ न्यू कोल्ड वॉर बिगनिंग? क्या एक नया शीत युद्ध शुरू हो रहा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस के आयनप संधि से बाहर निकलने और उसकी मिसाइल महत्वाकांक्षाओं के नए सिरे से उभरने से शीत युद्ध जैसे हथियारों की होड़ की आशंकाएं फिर से जाग उठी हैं। और परमाणु क्षमता संपन्न हथियारों की पारस्परिक तैनाती जैसे को तैसा प्रतिबंध और यानी कि टिट फॉर टैट वाला जो ये रेस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध जो है, और वैश्विक महाशक्तियों के बीच बढ़ता अविश्वास ये संकेत दे रहा है कि शीत युद्ध के बाद के रणनीतिक सहयोग का युग अब बिखर रहा है। यानी कि जो ये द म्यूचुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल एसेट्स, टिट फॉर टैट सैंक्शंस एंड rising distrust between global superpowers suggest that the post-Cold War era of the strategic cooperation may be unraveling. एक्सपर्ट ये चेतावनी दे रहा है कि सैन्य वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए आयनप जैसे ढांचे के बिना दुनिया को गलत अनुमान और संघर्ष का ज्यादा खतरा है। वाशिंगटन और मॉस्को के बीच सीधे संवाद के साधनों का अभाव, यानी कि अगर लैक ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन के वजह से यहाँ टेंशंस और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अनिश्चितता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अनसर्टनिटीज की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। तो दरअसल ट्रंप ने 8 अगस्त को एक डेडलाइन के रूप में उन्होंने दिया है। तो जैसे जैसे 8 अगस्त की युद्ध विराम की समय सीमा नज़दीक आ रही है, सबकी निगाहें रशिया के ऊपर टिकी हुई। पुतिन ट्रंप की इस चेतावनी पर कोई प्रतिक्रिया देंगे या नहीं देंगे यह देखना अभी बाकी है। इस बीच भारत, चीन और अन्य प्रमुख वैश्विक शक्तियां खुद को अमेरिका, रूस के बीच बढ़ते टकराव की आग में फंसा हुआ पा रहा है। और फिलहाल एक और परमाणु संधि का टूटना एक अधिक खतरनाक अस्थिर विश्व का संकेत दे रहा है, जहां निवारण एक बार फिर कूटनीति से नहीं बल्कि तत्काल अलर्ट पर मिसाइलों की उपस्थिति से निर्धारित होगा। तो साथियों, लिखिएगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का क्या मानना है? क्या रशिया इस सीज फायर को लेकर के किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स देने वाला है? क्या ट्रंप का जो ये अल्टीमेटम है इसका कोई प्रभाव रूस के ऊपर पड़ने वाला है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।